नमस्कार विद्यार्थियों। काव्यांग परिचय के अंतर्गत हमने काव्य के गुणों, काव्य के दोष, अलंकार आदि पर चर्चा की। अब हमारा अगला जो बिंदु है वो है छंद। छंद किसे कहते हैं, छंद का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, छंद के कितने भेद हैं और कतिपय प्रमुख छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनके लक्षण और उदाहरण हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि छंद कहते किसे हैं। तो देखिए कि छंद पर जो विस्तार से विचार हुआ है, छंद एक शास्त्र है, छंद शास्त्र, उसमें जो विस्तार से विचार किया गया है वो हमारे भारतीय विद्या में ही किया गया है। छंद को वेद का एक अंग स्वीकार किया गया है। छंद शब्द छद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बांधना या आच्छादन करना। जो बंधा हुआ है, आच्छादित है, नियमित है, आह्लादित करे, वह छंद कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वर्णों या मात्राओं की संख्या, क्रम, गति, यति और चरणांत के नियमों के अनुसार होने वाली रचना को छंद कहते हैं। छंद में वर्णों को, मात्राओं, गणों, इन सब को इस प्रकार बांधकर रखा जाता है कि जब पाठक या श्रोता उसे पढ़ता है या सुनता है तो उसका मन आनंद से भर जाता है, यह आनंदित हो जाता है, रसमय हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छंद की परिभाषा देते हुए कहा कि छंद वास्तव में बंधी हुई लय के भिन्न भिन्न ढांचों का योग है जो निर्दिष्ट लंबाई का होता है। छंद के प्रथम प्रधान प्रवर्तक श्री पिंगलाचार्य थे। शिवेंद्र ने कहा कि किसी भी भाषा के रूप को संवारने के लिए जिस प्रकार शब्द योजना, पद योजना और शैली आवश्यक है, उसी प्रकार वर्णनीय वस्तु को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए भी छंद योजना आवश्यक है। छंदों के उपयोग और महत्व की अगर हम बात करें तो छंद भावों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करते हैं, उन्हें तीव्रतर रूप में प्रस्तुत करते हैं। छंद भावों को बिखेरने से रोकते हैं, उनमें एकता स्थापित करते हैं। छंद से कविता में सजीवता, रमणीयता और सौंदर्य तथा प्रभाव की प्रतिष्ठा होती है। छंद काव्य की श्रीवृद्धि करते हैं। हमारे पुराण, स्मृतियाँ, श्रुतियाँ, आयुर्वेद के ग्रंथ आदि जितने भी हैं सभी छंदोबद्ध ही हैं। छंद से कविता में प्रेषणीयता आती है और रस निष्पत्ति में योगदान होता है। छंदबद्ध रचना शीघ्र याद हो जाती है, वो हमें कंठस्थ हो जाता है। वेदों को सुनकर छात्र इसीलिए याद रख पाते थे क्योंकि वे छंदबद्ध होते थे। वे सुन सुनकर याद किए जाते थे और सुरक्षित भी थे, इसीलिए वे श्रुति कहे जाते हैं। छंद हृदय में आनंद भावना जागृत करते हैं। गद्य में शुष्कता रहती है जबकि छंद में भाव की तरलता, तभी तो गद्य की तुलना में छंदबद्ध पद्य अधिक अच्छा लगता है। छंदबद्ध रचना का प्रभाव भी स्थायी होता है। इस प्रकार हमने जाना कि छंदों का अपना बहुत महत्व है। छंद के छह अंग होते हैं: वर्ण, मात्रा,
लघु और गुरु, संख्या और क्रम, गण, गति, यति, चरण और तुक, ये छंद के अंग हैं। कुल 8 अंग होते हैं। वर्ण और मात्रा को अगर हम समझें तो देखिए, किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। छंद शास्त्र में वर्णों की गणना करते समय स्वरों की ही गिनती की जाती है, व्यंजनों की नहीं, ये आप ध्यान रखें। स्वर रहित व्यंजन अर्थात जो हलंत व्यंजन है उनकी गिनती नहीं की जाती है। स्वरों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को लघु कहते हैं, दीर्घ को गुरु कहते हैं। लघु मात्रा को ग्रंथों में एक चिन्ह से और गुरु को एस, अंग्रेजी के एस चिन्ह से प्रकट किया जाता है। जो एक मात्रा वाले होते हैं उनको ह्रस्व या लघु कहते हैं, जैसे क, अ, पी, यू, र आदि, क्योंकि इनके उच्चारण में एक इकाई का समय लगता है। और 2 मात्रा वाले वर्णों को गुरु या दीर्घ कहते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में लघु की तुलना में दुगना समय लगता है, जैसे का, पी, जो, हे, सु आदि। इनमें 2-2 मात्राएं हैं। अब हम सबसे पहले मात्राओं का समझ लें कि किसकी मात्रा 1 और किसकी मात्रा 2 मानी जाती है। कुछ नियम बनाए गए, जैसे ए, ई, उ, एम, री की मात्रा से युक्त वर्ण लघु होते हैं, और आ, ई, उ, ऐ, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा से युक्त वर्ण गुरु होते हैं। दूसरी बात, संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु माना जाएगा। जैसे भक्त है तो इसमें भय जो है उसकी मात्रा 2 हो जाएगी। रक्षक है, लठ है आदि। अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण गुरु होते हैं, जैसे कंस है, दुख है, हंसना है आदि। हलंत के पूर्व का वर्ण गुरु होता है और हलंत की कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे महात्मन। कहीं कहीं लय और प्रवाह की दृष्टि से गुरु वर्ण लघु और लघु वर्ण गुरु भी माने जाते हैं। ये तो हमने पढ़ा लघु और गुरु वर्ण मात्रा के बारे में। अब हम गण और उनके प्रकार, गणों पर विचार करेंगे। हम 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, और चाहे वह वर्ण लघु हो या गुरु हो, वह एक ही माना जाएगा। गणों के नाम, लक्षण और उदाहरण को यमाता राजभान सलगा सूत्र से समझा जाता है। आठ गण होते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगन, नगण और सगण। जिस गण का लक्षण और उदाहरण मालूम करना हो, उसी के नाम के प्रथम अक्षर के साथ आगे के 2 अक्षर और गिन लिए जाते हैं। जैसे यमाता राजभान सलगा आप लिख दीजिए। अब आपको यगण का ही देखना है, उसकी मात्रा देखनी है, उसका लक्षण देखना है। तो यमाता राजभान सलगा में यगण य से शुरू है, तो य के साथ 2 वर्ण और ले लो, य, मा, ता। य की 1 मात्रा, माँ की 2 मात्रा और ता की भी 2 मात्रा। तो इसका लक्षण क्या हो गया? 1, 2, 2, यानी लघु, गुरु, गुरु। और हमको संकेत क्या मिल गया? यमाता। और लघु, गुरु, गुरु से हमने उदाहरण भी हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे नहाना, बहाना आदि। उसके बाद में आता है गति।
छंद के एक विशेष प्रकार से बोले जाने वाले ढंग अथवा लय को गति कहते हैं। जिसमें गति नहीं है वो तो फिर छंद भी नहीं है। यति छंद के चरण के अंत में जो बीच बीच में ठहराव आएगा वो यति कहलाता है। चरण पद्य का प्राय जो चतुर्थांश होता है, जो चौथाई भाग होता है, वो चरण कहलाता है। छंद के प्रथम और तीसरे चरणों को विषम और दूसरे और चौथे चरणों को सम चरण कहा जाता है। फिर आता है तुक। तुक तो छंद का प्राण है, क्योंकि यह वह शक्ति है जो पद्य को गद्य होने से बचाती है। चरणांत में वर्णों की आवृत्ति को ही तुक कहते हैं। जैसे वह जाता है और खाता है, सोता है, नहाता है, तो लास्ट अंत में जो ताता ताता आ रहा है ये तुक है। अब आते हैं छंद के भेद। वर्ण और मात्रा की दृष्टि से छंद के 3 भेद किए गए हैं: मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। मात्रिक छंद जिन छंदों की मात्राओं की गणना के आधार पर ही रचना की जाए और वर्णों की स्वतंत्रता हो वो मात्रिक छंद। वर्णिक छंद जिन छंदों में वर्णों की संख्या एवं लघु गुरु का क्रम नियमित हो वो वर्णिक छंद। और मुक्तक छंद जो छंद मात्रा और वर्णों के बंधनों से मुक्त हों वो मुक्तक छंद कहलाते हैं। चरणों की गति के अनुसार मात्रिक और वर्णिक छंद भी 3-3 प्रकार के हैं: सम, अर्धसम और विषम। सम छंद जिसमें चारों चरण समान हों, जिसमें चारों वर्णों की मात्राएं गणना में बराबर हों, जिनमें चारों चरणों की वर्ण संख्या बराबर हो वो सम छंद। अर्धसम जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण समान हो, द्वितीय और चतुर्थ चरण समान हो वो अर्धसम छंद होता है, जहां वर्णों के आधार पर उपयुक्त समानता होती है। कैसे? पहले, तीसरे और दूसरे और चौथे चरणों में वो अर्धसम मात्रिक छंद होता है। और विषम जिस छंद के चरण एक दूसरे से मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या एवं क्रम के अनुसार समान न हो वह विषम छंद कहलाता है। इन भेदों के अतिरिक्त भी सममात्रिक, समवर्णिक छंदों के भी भेद होते हैं। कोई साधारण है, दंडक है। मात्रिक छंदों में 23 मात्राओं से और 32 मात्राओं तक के छंदों को साधारण और 32 से अधिक मात्राओं वाले छंदों को दंडक कहा जाता है। वर्णिक छंदों में 26 वर्णों तक के छंदों को साधारण और 26 से अधिक वर्णों वाले छंदों को दंडक कहा जाता है। ये तो हुआ छंद के ऊपर हमारी मोटी मोटी बातचीत। छंद कहते किसे हैं, छंद का क्या महत्व है, छंद में गण क्या है, यति क्या है, गति क्या है, तुक क्या है, इन सब के बारे में हमने जाना। अब जो छंद हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनका अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। यमाता राजभान सलगा जो सूत्र है उसे आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि उसी सूत्र के सहायता से आप 8 गणों के नाम, लक्षण, उदाहरण बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इनकी जो तालिका है उसको हम यहाँ प्रदर्शित कर देंगे। छंदों के बारे में एक बात और है कि हिंदी साहित्य के रीति काल में कुछ मौलिक छंदों की भी रचना हुई। उनका प्रयोग संस्कृत साहित्य में नहीं हुआ था,
साथ ही हिंदी के कुछ अपने मौलिक छंद भी हैं जिनका विकास अपभ्रंश की मूल प्रकृति से हुआ था। भारतीय आचार्यों, पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य में छंद विधान को अपेक्षित माना। इसीलिए छंद का अपना महत्व है। आगे छंदों पर चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।